नमस्कार। आज के वीडियो में बीए सेकेंड ईयर के स्टूडेंट का हार्दिक स्वागत। आप लोग पढ़ रहे हैं विश्व के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन पुस्तक, अध्याय 13, फ्रांस का राष्ट्रपति। इसके अंतर्गत हम फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्तियों और उसकी वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगे। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था फ्रांस में की गई थी। पंचम गणतंत्र में भी राष्ट्रपति पद को बनाए रखा गया, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र से भिन्न रखी गई। तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में जहां संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया और राष्ट्रपति को मात्र औपचारिक प्रधान के रूप में स्थापित किया गया, वहीं पंचम गणतंत्र के संविधान में राष्ट्रपति की स्थिति में बहुत परिवर्तन किए गए। चतुर्थ गणतंत्र के संविधान में जिस संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया उससे बहुत अधिक राजनीतिक अस्थिरता देखने को मिली। इसलिए पंचम गणतंत्र में संसदात्मक व्यवस्था के स्थान पर संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का मिश्रण अपनाया गया और राजनीतिक अस्थिरता को दूर करने के लिए यह तय किया गया कि राष्ट्रपति को अधिक से अधिक शक्तिशाली स्थिति प्रदान की जाए। अब जो पंचम गणतंत्र था उसमें राष्ट्रपति को इतनी ज़्यादा शक्तिशाली स्थिति मिल गई है कि कई बार ऐसा लगता है कि राष्ट्रपति तानाशाह भी हो सकता है। पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति के लिए कतिपय योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। हालांकि स्पष्ट रूप से कोई उल्लेख नहीं किया गया। जो तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में योग्यताएं थीं उन्हीं को रखा गया। यानी फ्रांस का कोई भी नागरिक जो कि 18 वर्ष की आयु का हो चुका है इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। इसके अलावा एक राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। इस निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य, समुद्र पार के प्रदेशों के विधानमंडल, जनरल काउंसिल के सदस्य, नगर पालिकाओं के प्रतिनिधि शामिल किए गए। संविधान की 7वीं जो धारा है उसके अंतर्गत राष्ट्रपति के चुनाव के लिए द्वितीय मतपत्र योजना का निर्धारण किया गया, जिसके अंतर्गत आवश्यक होने पर 2 पृथक मतदान की व्यवस्था की गई। पहले मतदान में यदि किसी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है, लेकिन प्रथम मतदान में अगर किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो फिर द्वितीय मतदान की व्यवस्था की जाती है। इसके अंतर्गत प्रथम मतदान के पहले जो 2 उम्मीदवार होते हैं उनमें से चुनाव करना होता है और जिसे अधिक मत प्राप्त हो जाते हैं उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है। इस प्रकार फ्रांस के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो द्वितीय मतपत्र योजना के अंतर्गत करने का प्रावधान किया गया है। प्रारंभ में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था चतुर्थ गणतंत्र की तरह ही पंचम गणतंत्र में 7 वर्ष रखा गया था, लेकिन यह कार्यकाल बहुत लंबा माना गया और इसीलिए अब उसके स्थान पर 5 वर्ष का कार्यकाल कर दिया गया है। राष्ट्रपति की पदच्युति के संबंध में भी व्यवस्था की गई है। केवल राजद्रोह के दोष पर ही राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए कई विशेष प्रावधान फ्रांस के संविधान में किए गए हैं। इसी के तहत जब हमने देखा तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत कि राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र माना गया, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को सर्वोच्च स्थिति प्रदान की गई। राष्ट्रपति को जो शक्तियां पंचम गणतंत्र के अंतर्गत दी गईं उनका उल्लेख इस प्रकार से किया
जा सकता है। पहला है कार्यपालिका शक्तियाँ। फ्रांस के राष्ट्रपति को अपनी कार्यपालिका शक्ति के संबंध में काफ़ी अधिकार प्रदान किए गए हैं। राष्ट्रपति के द्वारा न सिर्फ प्रधानमंत्री का चयन किया जाता है, बल्कि वह प्रधानमंत्री को पदच्युत भी कर सकता है। इसके अलावा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की बैठकों का सभापतित्व करता है और मंत्रिमंडल की कार्यवाही के ऊपर उसका पूरा नियंत्रण होता है। संसद को भंग करने, संवैधानिक परिषद का गठन करने और संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति को प्राप्त है और वह इनका प्रयोग स्व विवेक के आधार पर कर सकता है। दूसरी शक्ति आती है विधायी शक्तियाँ। चतुर्थ गणतंत्र में जहाँ राष्ट्रपति मात्र औपचारिक प्रधान था, उसे किसी प्रकार की कोई विधायी शक्तियाँ नहीं दी गई थीं। अब पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को विधायी अधिकार भी सौंप दिए गए। वह संसद के दोनों सदनों को संदेश भेज सकता है, संसद का विशेष अधिवेशन बुला सकता है, किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। विधेयक को कोई महत्वपूर्ण अगर विधेयक है तो उसे सीधे जनमत संग्रह के लिए भेज सकता है, जिसके आधार पर राष्ट्रपति जनता की सहमति से अपनी इच्छानुसार कानून का निर्माण कर सकता है। राष्ट्रीय सभा को भंग कर सकता है। तो इस प्रकार से विधायी शक्तियों में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान कर दी गई हैं। अगर दूसरी दृष्टि से हम कहें तो राष्ट्रपति को कानून निर्माण में सक्रिय भूमिका प्राप्त हो गई है। अगली जो का राष्ट्रपति की शक्ति है वो है नियुक्ति संबंधी शक्ति। पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को ग्रैंड चांसलर ऑफ द लीज ऑफ ऑनर, प्रीफेक्टो, समुद्र पार क्षेत्रों में सरकार के प्रतिनिधियों, राजदूतों, विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों की नियुक्ति का अधिकार दिया गया है। ये समस्त नियुक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श से करता है, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति का रहता है, क्योंकि पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो चुकी है। अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वह उच्च परिषद का, न्यायपालिका की जो उच्च परिषद होती है उसका सभापतित्व करता है और उसके जो 9 सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। संवैधानिक परिषद के 1/3 सदस्यों तथा अध्यक्ष की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सभी न्यायिक नियुक्तियां उच्च न्यायिक परिषद के परामर्श के आधार पर की जाती हैं। राष्ट्रपति को क्षमादान का अधिकार भी प्राप्त है। इसका प्रयोग भी वह उच्च न्यायिक परिषद की मंत्रणा के आधार पर करता है। अगली शक्ति है संकटकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति को चतुर्थ गणतंत्र में संकटकालीन स्थिति का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन पंचम गणतंत्र में राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। संकटकाल की घोषणा के साथ संसद का अधिवेशन भी प्रारंभ हो जाता है और संकटकाल में राष्ट्रीय सभा भंग नहीं होती और न ही संसद की बैठकें स्थगित होती हैं। राष्ट्रपति की कार्यवाही का उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि यथासंभव कम से कम समय में सामान्य स्थिति को पुनः स्थापित किया जा सके, ताकि संविधान के द्वारा जो निर्मित सरकार है वो अपने कर्तव्यों का संपादन कर सके। संकटकालीन स्थिति उत्पन्न हुई है अथवा नहीं हुई है, इसका निर्णय राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर करेगा। इसका स्पष्ट प्रावधान जो है वो पंचम गणतंत्र के संविधान में किया गया है। अंतिम शक्ति है वैदेशिक संबंध संचालन की शक्ति। चतुर्थ गणतंत्र में जहां राष्ट्रपति औपचारिक प्रधान था, उसको वैदेशिक संबंधों के संचालन की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन व्यवहार में उन शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्री
और संसद के द्वारा किया जाता था। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत वैदेशिक संबंधों के संचालन में राष्ट्रपति को बहुत अधिक शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति राजदूतों, विशेष दूतों की नियुक्ति करता है। विदेशों से जो राजदूत आते हैं वे उसी के नाम से प्रमाण पत्र लेकर आते हैं। संधि और समझौतों के संबंध में भी अंतिम निर्णय जो है वो राष्ट्रपति का होता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं, या हम कहें कि व्यापक शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगर हम राष्ट्रपति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन करें तो हम पाते हैं कि जहां तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र में राष्ट्रपति एक औपचारिक प्रधान मात्र था, उसकी स्थिति ब्रिटेन के सम्राट या भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के समान थी। लेकिन पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश का सर्वोच्च अधिकारी बना दिया गया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थिति जो है वो दुर्बल कर दी गई। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पदच्युति का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया। राष्ट्रपति के द्वारा कानून निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाने लगी। इसके अलावा समस्त संकटकालीन शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति को के सुपुर्द कर दी गई। संकट काल का निर्णय सामना करने का पूर्ण दायित्व जो है वो राष्ट्रपति को दे दिया गया। संविधान की व्याख्या का अधिकार जो कि न्यायपालिका को दिया जाता था, उसे वह अधिकार भी राष्ट्रपति को प्रदान कर दिया गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पंचम गणतंत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति को समस्त विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक, संकटकालीन नियुक्ति समस्त शक्तियां प्रदान कर दी गईं और व्यवहार में भी उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति की स्थिति जो है वो बहुत ही अधिक शक्तिशाली हो गई है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।